डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th के अंदर, चैप्टर फर्स्ट रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि एक वीडियो हमने पहले इसकी बनाई थी जिसके अंदर हमने आरबीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसे रहता है, उसके अंदर भी आपको लास्ट में बोला था कि हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर जितने भी हमारे जो चैप्टर्स हैं साइंस के अंदर, चैप्टर केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे फिजिक्स के, वो एनसीईआरटी बेस पे जो भी उनके सॉल्यूशंस बनते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। हर चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट रहेगा चैप्टर का उसमें हम उसका ओवरव्यू समझेंगे, बेसिकली क्या डेफिनेशंस हैं, क्या फॉर्मूले हैं किसी भी चैप्टर में। उसके अलावा दूसरे पार्ट में हम उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर के बीच में आते हैं या फिर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलते हैं, उनको हम कंप्लीटली अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इसी सीरीज को शुरू करते हुए आज हम जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर रहता है, उसका आज ओवरव्यू समझेंगे। और इसमें केमिकल फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके अलावा इक्वेशंस इसमें रहती हैं जिनको बैलेंस करना भी आपसे पूछा। इसके अलावा इस चैप्टर में रिएक्शंस की काफ़ी डेफिनेशंस मिलती हैं और उनके एग्जाम्पल भी मिलते हैं। वो आज हम फर्स्ट पार्ट में जस्ट रिएक्शंस के टाइप, उनके एग्जाम्पल और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं उसका भी आपको एक प्रोसेस बताएंगे, जिससे आपको जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें बनाने में 10th लेवल तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। और ये जो आपको टेक्निक बताई जाएगी ये आप 9th में पढ़ते वाला की, लेकिन हम यहाँ पे वाइडर लेवल पे इसकी है जो प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से रहती है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक प्रकार की केमिकल प्रोसेसेस को ही बोला जाता है, केमिकल प्रोसेसेस। और केमिकल प्रोसेस क्या होती हैं, फिजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं जैसे केमिकल प्रोसेस, इसमें क्या मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फिजिकल प्रोसेस में अपसेंट रहती हैं। फिजिकल प्रोसेस में जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी भी पेपर को यदि हमने पार्ट्स में कट कर लिया तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वाटर है, पहले आइस में था तो अभी लिक्विड में आ गया, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसी हमको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं जो क्या है फिजिकल चेंज के अंदर नहीं मिलती। तो वो क्या क्या है, जैसे हम बात करें, इसमें आपको मिलेंगी जो कंडीशंस, वो रहेगी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। सब्सटेंस बनता है पुराने सब्सटेंस से, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को जलाते हैं, कार्बन होता है पेपर में और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है क्या बनता है, CO2 बनता है। इसके अलावा एसिड है वो बच जाती है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। जो जो सब्सटेंस लिया था उसका कलर चेंज हो सकता है, जैसे ऐसा है वो ब्लैक कलर की होती है, पेपर हमारा वाइट कलर का था। इसके अलावा उसमें से गैस इवोल्व हो सकती है। टेम्परेचर है वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे इस केस में एनर्जी निकलती है, जलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे जैसे इंक्रीज होता है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन आपको मिल सकती हैं, कोई भी स्मेल वगैरह है वो प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल प्रोडक्शन, जो कि एक प्रकार से गैस प्रोडक्शन ही बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो चेंजेज हैं, जो चेंजेज हैं, और ये इस टाइप के चेंजेज क्या रहते हैं, ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। इनको हम दोबारा जैसे जलाने से जो एस मिली है उससे हम दोबारा पेपर है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस टाइप के जो भी हमको चेंजेस दिखाई देते हैं जिस भी प्रोसेस में, उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और केमिकल प्रोसेस को जब साइंटिफिकली लिखा जाता है तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यदि केमिकल रिएक्शन के बारे में समझें क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है, जैसे कई पेपर को जलाते हैं तो जैसे जो लाइट प्रोड्यूस होती है या फिर जो गैस निकलती है वो तो एक जर्नलियम ने बोल दिया, लेकिन उसको साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है, जैसे पेपर में कार्बन रहता है और कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनता है, CO2। तो बोल सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जिस तरीके से इसको लिखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक साइंटिफिक तरीका होता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इसका एक साइड LHS होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक रहती है RHS राइट हैंड साइड। और इसके अंदर क्या मिलेगा, इस साइड वाले को बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन से पहले हमारे पास सब्सटेंस था उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद जो हमको चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स।
तो इस चैप्टर में रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इनका जिक्र बार बार चलता है। और ये प्लस का निशान किसके लिए यूज किया जाता है, दो मिलती हुई चीज़ों के लिए, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली है, दी साइड में प्लस निशान मिलता है, इसका मतलब क्या है, कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी वहां पे बना है। और एरो का मतलब क्या है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन हमारी इस डायरेक्शन में हुई है, डायरेक्शन का मतलब है इस चीज़ से ये चीज़ बनी है। यदि एरो का निशान ऐसे होता है कि वहां से ये चीज़ बन रही होती, तो इस टाइप से जो एरो है, जो प्लस के निशान है, आप इक्वल टू का निशान यूज नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा। रिएक्शन को लिखने का तरीका ये रहता है। और इस टाइप से जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है रिएक्शन को, वो हम इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इक्वेशन में फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं कि CO2 का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे कैसे बनाया जाता है, वो आपको एक ओवरव्यू उसका भी दिया जाएगा। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं, रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो समझेंगे। और इस चैप्टर में किस किस टाइप का दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अलावा अब थर्ड टाइप क्या है, प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन। और ज़्यादातर ये चार टाइप ही हमको इस चैप्टर में एडिंग के साथ मिलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन प्रोडक्ट है वो सिंगल बनता है। तो दो चीज़ें जब कंबाइन होती है उसी के लिए कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इसका अपोजिट होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट से क्या होते हैं, सब्सटेंस है वो ब्रेक होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। यदि वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि वो इसकी प्रेजेंस में है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकिंग है सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स की, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यदि वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकिंग है तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम्पल ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। थर्मल के अंदर हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर वाटर, और वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो क्या होता है, ये H2+O2 के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा है। फोटोलाइटिक में क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को यदि हम क्या देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही ब्रेक होता है। तो जो भी सोर्स हम यूज करते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई ना कोई हमको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को करवाने के लिए। और वो रिएक्शन जिनके अंदर हम एनर्जी बाहर से यूज करते हैं उनको क्या बोला जा सकता है, उनके लिए हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो भी वर्ड यूज करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ये क्या रहती हैं, ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जैसे कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 तो बनती है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी जिसमें से बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। एक्जो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, में से हीट है वो बाहर निकलती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या रहती हैं, जिसके अंदर एक एटम है जो कमजोर एटम है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक स्ट्रॉन्ग एटम के द्वारा, ज्यादा रिएक्टिव एटम के द्वारा। और इसके अंदर हम एग्जांपल किसका पढ़ते हैं ज्यादातर, जैसे आयरन है, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट बनेगा, और कॉपर है वो अलग हो जाता है। तो जिसमें एक एटम है स्ट्रॉन्ग एटम या ज़्यादा रिएक्टिव एटम, वो लेस रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, होते हैं आयंस, जैसे हमारे पास NaCl है और BaSO4 है। ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2SO4
सोडियम सल्फेट बन जाता है और बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्लोरीन है वो बैरियम के साथ चली गई और जो सल्फेट है वो सोडियम के साथ है, वो प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस प्रकार का जो एक्सचेंज देखने को मिलता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा दो टाइप्स हैं जो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का इनसोल्यूबल सब्सटेंस है वो बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस देखने को मिलता है इसके अंदर प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में एक सोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा। जैसे कि यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ यदि करवा देते हैं, सोडियम सल्फेट तो बनता है लेकिन जो कॉपर सल्फेट एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ये बनता है तो ये क्या रहता है, इनसोल्यूबल। और इनसोल्यूबल के लिए हम प्रेसिपिटेट वर्ड यूज करते हैं, और प्रेसिपिटेट को रिएक्शन में दिखाने के लिए एरो का जो सिंबल है वो डाउनवर्ड दिखाया जाता है। यदि एरो का सिंबल अपवर्ड हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 जो बनता है, इसके लिए कई बार ये एरो का निशान आपको ऐसे दिखाई देता है, तो वो किसका है, वो गैस इवोल्यूशन का है। अंदर से कोई गैस है वो इवोल्व हुई है। तो ये एरो के भी आपको साइन है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड हम चल रहे हैं। यदि ये एरो का निशान इस तरीके से हो तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन का सिंबल है। आपको बता दिया अपवर्ड है तो गैस इवोल्यूशन है। ये सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और LHS साइड हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और RHS साइड प्रोडक्ट के रिलेटेड भी आपसे बोर्ड में या फिर किसी भी लेवल पे जब आप क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद एक टाइप और रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट है जो, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास जो HCl है। वर्ड का मतलब समझेंगे हम, हालांकि डेफिनेशन तो रट लेते हैं। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं साल्ट एंड वाटर देते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जो एक रिएक्टेंट है, रियल डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो NaCl बना है और H2O बना है, साल्ट और वाटर बनता है जब हमारा एक बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के। और जिस टाइप के यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलके साल्ट एंड वाटर मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा दो डेफिनेशन और रहती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये क्या चीज़ होती हैं दोनों। रिडक्शन एक टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल। ऑक्सीजन यदि रिमूव है और हाइड्रोजन क्या है उसके अंदर एडिशन है, तो बोला जाता है कि वहाँ पे रिडक्शन हो। लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करें इसका जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का एडिशन है किसी रिएक्शन के अंदर या किसी रिएक्टेंट के पास, या फिर हाइड्रोजन का क्या है, मूल है, के केस में हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार से चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी के ऊपर तो कोई चलो साइन हम यूज नहीं करते, ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार की वैलेंसी ही होती है। तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है यदि वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यदि उसका डिक्रीज हो गया है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज पहले नॉर्मल न्यूट्रल होता है लेकिन ये इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो चुका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात यहाँ पे नहीं की जाती। इसके अलावा जैसे सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे जब जीरो से न्यूट्रल यदि किसी भी आइटम के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब जीरो चार्ज है, और जीरो चार्ज था लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर है जो 0 से 1 हो गया, तो इसको भी हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक बात देखी है, जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव होता है उस केस में उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यदि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज,
और जब किसी भी आइटम के अंदर हम, जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले जीरो क्यों था? क्योंकि नाइन्थ में भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक नॉर्मल आइटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। खैर ये जो बातें हैं ये हायर क्लासेज की हैं। 10th लेवल पे आपको केवल इतना ही याद रखना है, यदि ऑक्सीजन कहीं पे ऐड है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 जो बना है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इस टाइप से आपको जनरली कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं इस रिएक्शन में। और ज़्यादातर जो भी रिएक्शन होती है, यदि उसमें एक चीज़ का ऑक्सीडेशन है, एक हमारे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दूसरे का क्या होएगा, रिडक्शन होएगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगी, कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलती हैं रिएक्शन। और इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स रहती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है किसी दूसरी चीज को, दूसरे सबस्ट्रेट या दूसरे रिएक्टेंट को क्या करता है ये ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। या फिर हम बोल सकते हैं जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है, का मतलब उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद का तो कर लिया उसने ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे को क्या कर दिया उसने, रिड्यूस। इसलिए उसको क्या बोला है, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हम कार्बन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसलिए हम कार्बन को क्या बोलेंगे, हुआ इसका ऑक्सीडेशन है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे जीरो चार्ज था, लेकिन इस केस में यदि हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं -2 चार्ज आ जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन का, जैसे मैंने बताया है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, जीरो से माइनस में चला गया, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। अब इसका खुद का रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसने कार्बन को तो क्या किया है, ऑक्सीडाइज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या था, इसका रिडक्शन हुआ था, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था कार्बन का, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और इनके दूसरे नाम ऑक्सीडेंट और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट्स भी बोला जाता है। ज़्यादातर एजेंट्स के रूप में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ टर्म्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे लास्ट में मिलता है कोरोजन, क्या होता है। इसके अलावा एक रहता है रेंसिडिटी। इसके अलावा इसमें हमको पढ़ने को मिलता है रेस्पिरेशन, रेस्पी। ये सारे ऑक्सीडेशन ही हैं, एक प्रकार के ऑक्सीडेशन ही हैं। यदि इनमें सब में एक चीज की बात करें हम, कॉमन चीज ऑक्सीडेशन के अंदर। और इसमें ऑक्सीडेशन किस चीज की है, मेटल्स की। मेटल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, खासकर जब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। इसके अलावा कॉपर है वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिल्वर है ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग है उसके ऊपर बनती है, ऑक्सीडाइज नहीं तो उसके ऊपर सल्फेट की कोटिंग बन जाती है। लेकिन आयरन का आपको याद रखना है, नॉर्मल मेटल के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज करते हैं, आयरन के लिए रस्टिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, जिसके अंदर ऑयली फूड भी हम बोल सकते हैं, फैटी या ऑयली फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है और उनको हम यूज नहीं कर पाते, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ द स्मेल ऑफ ऑयली फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसी ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए जो हम पैकेट खाते हैं चिप्स वगैरह के, उसके अंदर नाइट्रोजन किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 9th में हम पढ़ते हैं ये चीज़, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक प्रकार के तीनों ही ऑक्सीडेशन है, तीनों में कॉमन चीज़ ऑक्सीडेशन है किस चीज़ का, उस बेस पे इनकी टर्म्स हैं वो बनी हुई है। अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे लेकिन आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि 9th में ये चीज़ें आ जाती हैं।
केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बनते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे हम टेबल याद रखते हैं 1 to 20 टेबल में, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या आ जाती हैं आपकी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल 20 हम नंबरिंग वैसे याद रखते हैं, और इनके अंदर हम इनको वैलेंसी यदि हमको पता है फिर हम एक दूसरे के साथ कंपाउंड है वो बनाना सीख जाते हैं। हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 रहती है, 0 इसकी 1, और 3 2 1 न्यून की रहती है 0। उसके बाद सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 4, फिर इसके बाद 3 भी हो सकती है, 5 भी मिल सकती है, इसके अलावा 2 1 0 फिर 1। ये हमको वैलेंसीज याद हैं, बिल्कुल बेसिक सा तरीका होता है, फिर भी हमसे फॉर्मूले नहीं बनते, काफ़ी बार देखा जाता है फॉर्मूले बनाने आते 10 तक आते आते भी। तो यदि आपको ये वैलेंसी याद हैं, और वैलेंसी में भी यदि आपको कुछ बातें इतनी याद हैं कि जिन वैलेंसीज को हमने 8 में से माइनस करके निकाला है, फॉर्मूला आता है 9th क्लास में, 8 में से जैसे क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है 8 में से माइनस करके निकालते हैं, तो जो 8 में से माइनस करके निकाली है हमने, या फिर जिन इलेक्ट्रॉन्स की हमको जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो नेगेटिव रहती हैं। खासकर जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी वैलेंसी क्या रहती है, नेगेटिव्स देखने को मिलती है लेकिन ये 4 वाली है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कार्बन की, ये पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 दोनों शो कर लेता है। नाइट्रोजन है, ये नेगेटिव ही शो करते हैं ज़्यादातर, लेकिन हाइड्रोजन है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की वैलेंसी शो करता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यदि आपको वैलेंसीज पता है, तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो नेगेटिव वालों के साथ कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें इसमें, इसकी ज़्यादातर जो सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, क्लोरीन है, इसका नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट मतलब 4 से कम रहता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को सेल वाइज डिवाइड करना। जैसे हाइड्रोजन, ये जो सोडियम हमारा 11वें नंबर पे आता है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1 बच जाता है। तो यदि 4 से कम है, इसका मतलब ये के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये दे सकता है, और जब ये डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स वो क्या शो करती हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल्स हैं वो है नेगेटिव चार्ज उनके पास रहता है। तो सोडियम और क्लोरीन, यदि आपको इनकी वैलेंसी पता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1 या फिर एक वैलेंसी रहती है, और क्लोरीन की भी वैलेंसी एक ही है, ये नेगेटिव होती है, तो हम इनको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, और वैलेंसी को, सोडियम की वैलेंसी को क्लोरीन के पाँव में और क्लोरीन की वैलेंसी को सोडियम के पाँव में रख दिया जाता है। दोनों एक ही हैं, तो इनको हम कट कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला बन जाता है NaCl। इसी तरीके से जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की होती है 2। तो इस तरीके से जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ये 2 यहाँ आ जाता है, 4 यहाँ आ जाता है, और यदि कटते हैं एक नंबर पे, शॉर्ट नंबर को निकालना होता है, CO2, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। इस तरीके से एक्सचेंज करें, हाइड्रोजन के पाँव में ऑक्सीजन की वैलेंसी और ऑक्सीजन के पाँव में हाइड्रोजन की वैलेंसी, लेकिन ये एक लगाने की जरूरत नहीं रहती। इस तरीके से सिंपली ये फॉर्मूले बनते हैं। तो एक टेबल आपको बनाई जा रही है अभी, तो यदि आप समझ जाते हो तो आप मैक्सिमम 150 से लेके 200 तक फॉर्मूले है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो उन वैलेंसी बेस पे। और इसका जस्ट सिंपल सा तरीका क्या है, आप पॉजिटिव वाली जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनको एक साइड लिख लो, और नेगेटिव वाले जितने भी हैं जो स्पीसीज हैं उनको एक साइड लिख लेंगे। तो जैसे इसके अंदर हमने बात की थी, बेरिलियम है, हाइड्रोजन हालांकि दोनों शो कर लेता है, बेरिलियम है, इसके अलावा बोरोन है, के बाद कौन आ जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ये तो हमारी टेबल से निकलते हैं 1 से 20 तक जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी रहती है। जैसे यहाँ पे 1 शो करता है, ये
भी 1 शो करता है। एक इसके अलावा लिथियम रह चुका है, बेरिलियम तो 2 वैलेंसी शो करता है। एक हम बेरिलियम से पहले और हाइड्रोजन के बाद लिथियम भी आता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। बोरोन की 3 के बाद सोडियम 1, पोटेशियम की 1 और जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी होती है। इसके अलावा कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, मरकरी है, इसके अलावा आयरन है, लेड है, सिल्वर, गोल्ड। ये भी मेटल्स ही हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इनकी वैलेंसी है, जैसे इसकी +1 रहती है, ये +1, +2, ये +2, ये +2 रहती है, +1 भी ये शो कर लेता है। यहाँ पे +2 और +3 दोनों शो कर लेता है। शुरुआत में ये याद रखना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक बार यदि याद हो जाते हैं आपको, फॉर्मूले बनाने में आपको हायर क्लासेज में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेड है, इसकी वैलेंसी लगभग 2 रहती है। इसके अलावा जहाँ पे 2-2 वैलेंसी शो करते हैं तो छोटी वैलेंसी है, जैसे कॉपर है, कॉपर +1 भी शो कर लेता है। तो जो छोटी वैलेंसी होती हैं, छोटी वैलेंसीज के लिए, जैसे कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, स्मॉल जो वैलेंसी है इसके लिए हम जब भी नाम लिखते हैं तो क्यूप्रस OUS वर्ड यूज किया जाता है, और इसकी बड़ी वैलेंसी के लिए क्यूप्रिक वर्ड यूज करते हैं, IC वर्ड यूज करेंगे। मरकरी यदि आपको 2-2 वैलेंसी शो कर रहा है तो छोटी या बड़ी वैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक वर्ड यूज किया जाता है, और इसके लिए मर्क्यूरस वर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा ऐसे ही आयरन है, छोटी वैलेंसी के लिए फेरस वर्ड यूज किया जाता है, बड़ी के लिए फेरिक वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरीके से यदि हमको इनका पता है कि किसको क्या बोलते हैं, और यदि आपको इसी तरीके से इसकी एक टेबल बना लेनी है नेगेटिव वालों की, के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है या नेगेटिव वैलेंसी वो शो करते हैं। नेगेटिव वैलेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, ऑक्सीडेशन बस वैलेंसी की ही नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म होती हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन है, ये -1 भी शो कर लेता है। इसके अलावा नॉन मेटल्स में आ जाती हैं हमारी, कहाँ से शुरू हो जाती है, कार्बन, कार्बन -4 शो कर लेता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन आपकी -1 शो करता है, ये -2, नाइट्रोजन -3 शो कर लेता है। इसके अलावा सिलिकॉन है, वो -4 वैलेंसी है वो शो कर लेता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव भी शो कर लेता है हालांकि। इसके अलावा 4 में दोनों केस आपको मिल जाते हैं, कार्बन में दोनों केस जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस, ये 3 शो करता है मैक्सिमम कंडीशन में। इसके अलावा +5 भी शो कर लेता है, लेकिन हम 3 ही याद रखेंगे फिलहाल। उसके बाद फॉस्फोरस के बाद सल्फर, ये -2 शो करता है। क्लोरीन है, ये -1 शो करेगा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी ये नेगेटिव का तो आपको याद रखना है कि एक पॉजिटिव वाला किसी भी नेगेटिव वाले के साथ कंपाउंड बना सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला आपस में कंपाउंड नहीं बनाएगा। पर ये सभी देख लेते हैं। इसके अलावा आपको कार्बोनेट मिलता है, फॉस्फेट मिलता है, सल्फेट मिल सकता है, सल्फाइट मिल सकता है, इसके अलावा नाइट्रेट मिल सकता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट भी मिल सकता है। इस टाइप के जो नेगेटिव जिनकी वैलेंसी रहती है, जैसे कार्बोनेट की -2, फॉस्फेट की -3, सल्फेट की -2, फाइट की भी -2 रहती है, नाइट्रेट की -1, इसकी -1 वैलेंसी। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, इसकी -1 वैलेंसी रहती है। इसके अलावा और भी आपको जैसे क्लोरेट ClO3 का भी कई बार जिक्र मिल जाता है, LO3, इसकी भी -1 वैलेंसी रहती है। कई बार एसीटेट वर्ड मिल जाता है, CH3OO नेगेटिव, ये भी -1 है वो वैलेंसी रहती है। यदि हम बात करें 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये आ गया 18। लगभग हमने 18 है वो इकट्ठे कर लिए, कुछ हो सकता है कुछ रह गया हो, लेकिन यदि आपको ये पता है कि वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या है, और ये हमने पॉजिटिव वाले इकट्ठे किए थे 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, और इनके भी हमने कुछ पार्ट है मर्क्यूरिक, एक के 2-2 पार्ट बनाए हुए हैं, तो लगभग यहाँ भी आप बात करो तो कितने हो जाते हैं, 19 के आसपास हो जाते हैं हमारे पास। तो यदि ये 19 ये याद कर लिए और 18 वो याद किए हैं, तो इतना याद रखो कि यहाँ का जो एक
एलिमेंट है या एक एटम है वो नेगेटिव वालों के किसी भी एटम के साथ क्या है, या फिर किसी भी स्पीसीज के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो इस तरीके से यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करें और इसमें कुछ चीज़ें यदि रिपीटेड हैं, ये रिपीट है और ये है रिपीटेड, इन दो को छोड़ दें हम, तो लगभग 18 इंटू 18 यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इतने सारे केमिकल फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम किसकी, एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का। तो सोडियम यदि इनके साथ कंपाउंड बनाने लग जाए नॉन मेटल के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बना सकता है, इसके साथ ये कंपाउंड है वो क्या बना सकता है, NaH, NaH सोडियम हाइड्राइड कंपाउंड बना सकता है। इसके अलावा सोडियम कार्बाइड कंपाउंड भी मिल सकता है आपको। नाइट्राइड के साथ Na3N ये कंपाउंड मिल सकता है। Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये तो बहुत बार देखते हैं हम। सोडियम फ्लोराइड ये कंपाउंड बन सकता है सिलिकॉन के साथ N, बाकी बहुत रेयर है मिलता है, लेकिन इस टाइप का कंपाउंड ये बना सकता है। फोर्स के साथ क्या बना सकता है, Na3 सोडियम फोस्फाइड, फोस्फाइड इसको बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं सोडियम और इनके साथ जैसे सोडियम क्लोराइड हम ज़्यादातर पढ़ते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट है वो कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, 4 यूज कर रहा हूँ, तो सोडियम की तो वैलेंसी हमने देख लिया वो 1 होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वालों के पाँव में तो हमने कुछ नहीं लगाया है, लेकिन सोडियम के पाँव में कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, वो देख रहे हैं हम कि सामने वाले की वैलेंसी क्या है। इस तरीके से जैसे सल्फेट के साथ बनाता है ये, तो एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे। जैसे इसी तरीके से एल्यूमिनियम का आपसे पूछ लिया जाए, एल्यूमिनियम का सल्फेट के साथ बनाओ, सल्फाइड के साथ बनाओ, इसके अलावा फॉस्फेट के साथ बना के दिखा सकते हो आप। क्लोरेट ClO3 के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा ये, ऑक्साइड, ऑक्साइड या ये हाइड्रोक्साइड है, के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे यदि ये बना रहा है तो क्या बनाएगा, Al, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए 3 होती है। एक बार यदि ये वैलेंसी याद हो गई और आपको ये पता लग गया कि ये ही आपस में कंपाउंड बनाएंगे, कोई भी किसी के साथ भी कंपाउंड है वो बना सकता है, तो वहीं से आपकी इक्वेशंस हैं वो लिखनी आपको आ जाती हैं। और बैलेंस करना है, बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि आपको इनका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, SO4 की वैलेंसी, तो इनको एक साथ लिख लेंगे पहले, AlSO4, और इसकी वैलेंसी है यहाँ पे आ जाती है और ये वैलेंसी है यहाँ पे चली जाती है। लेकिन डायरेक्ट लगाया जाता है जब भी कोई एक से ज़्यादा एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो। और लिखने का तरीका भी यही है, जैसे जो भी सिंबल आप यदि लिखते हो AlSO4, ये तरीका भी आपका गलत रहता है, क्योंकि जो सिंबल जिस तरीके से यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम में A बड़ा रहता है, L छोटा, सल्फेट में S बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन भी बड़ा। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, यदि आपने लेटर्स भी छोटे या बड़े यूज किए हैं उस बेस पे भी आपका फॉर्मूला गलत माना जा सकता है। तो इस तरीके से वैलेंसी एक्सचेंज करके जस्ट कंपाउंड बनते हैं। मैं फटाफट बना रहा हूँ, जैसे Al2SO3 में क्या बनेगा, Al3PO4 और 3 दोनों एक साथ जैसे हो गए, दोनों की वैलेंसी सेम है तो कट जाती है, तो हमारा फॉर्मूला AlPO4। ऐसे ही ये बनाता है AlN के साथ, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी होती है, तो इस तरीके से जब दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा क्लोरेट की वैलेंसी कितनी रहती है, 1 होती है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 आएगी, 1 लगाने की जरूरत नहीं, ClO3 और यहाँ पे आ जाता है 3। हाइड्रोक्साइड AlO3, क्योंकि हाइड्रोक्साइड 1 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 एल्यूमिनियम के पाँव में और ऑक्सीजन के पाँव में 3 आ जाता है। तो कंपाउंड जस्ट इसलिए बनते हैं कि इनकी यदि आपको एक ही वैलेंसी पता है उस बेस पे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। एक दो टिपिकल देख लेते हैं, जैसे जिंक, यदि आपको क्लोराइड दिया जाए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपके पास हो, जिंक तो आ गया है, वैसे दूसरा देख लेते हैं, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक क्लोराइड के अलावा कॉपर या क्यूप्रिक नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे फेरस सल्फाइड।
सल्फाइड। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वर्ड क्या यूज किया। जैसे एस से 3 बनते हैं, सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड। फर्क देख सकते हैं हम कितना इसमें ए आया हुआ है, इसमें टी और डी का फर्क है। तो सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, सल्फाइड SO3 होता है और सल्फाइड S होता है। और इनमें सब में एक कॉमन बात क्या रहती है, सबकी वैलेंसी ही 2 रहती है और 2 भी क्या नेगेटिव रहती है। तो इनका जस्ट आपको याद रखना है, TE है तो वो SO3 है, 8 है तो SO4 है। तो इनके आप कंपाउंड है वो प्रैक्टिस से आप बना भी सकते हो, और इनके जो कंपाउंड बना के आपको क्या है प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन अलावा आप चाहो तो कितने भी कंपाउंड है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर करके बना सकते हो। फिर भी यदि बनाना चाहते हो तो वीडियो रोक के बना सकते हो। इनके आंसर है अब मैच कर सकते हो आप साथ में। जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1, तो इसकी 1 यहाँ लगा देंगे हम, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंक की वैलेंसी यहाँ पे आएगी ZnCl2। सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। दोनों की वैलेंसी क्या है, एक एक है, तो हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मर्क्यूरिक, अब मैंने मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दो बातें बताई थी, ये दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, +1 एंड +2। यदि बड़ी वैल्यू है तो IC लगता है, तो मर्क्यूरिक है तो +2 वैलेंसी शो करेगा, तो +2 है तो Hg। फ्लोराइड की वैलेंसी, फ्लोराइड मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी वैलेंसी 2 है वो पाँव में चली जाएगी। क्यूप्रिक, अब IC है तो इसमें भी कॉपर है वो 2 वैलेंसी शो करेगा, तो कॉपर और नाइट्रेट NO3, कॉपर की वैलेंसी क्या है 2 है, तो ये पाँव में 2 लग जाएगा। यदि एक से ज़्यादा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो ब्रैकेट लगाया जाता है, सिंगल एटम है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम जैसे फ्लोरीन के पाँव में लिखा। इस तरीके से पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम K है और ऑक्सीजन क्या है O है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं। फेरस सल्फाइड, तो फेरस में हम देख सकते हैं फेरस और फेरिक दो वर्ड यूज किए थे, +2 और +3। यहाँ पे हम फेरस कम वैलेंसी वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी है। सल्फाइड D है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, कल्ला सल्फर, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, और इसकी भी 2 होती है, दोनों कट जाएंगी, हमारे पास क्या बच जाएगा FeS। और ये लेकिन यदि फेरिक होता तो यहाँ पे 2 आ जाता सल्फर की वैलेंसी, और यहाँ पे 3 आ जाती। इस तरीके से आपको जो नाम है पढ़ने हैं उसके बेस पे ही आप बैलेंस करना है वो सीख पाओगे। और इसके बाद का जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम इस चैप्टर के इसी टाइप से जो फॉर्मूले हैं वो देखेंगे, रिएक्शन सोल्व करते टाइम उनको बैलेंस तभी कर पाएंगे हम जब इनका ये पता होगा कि किसके पाँव में 2 लगा हुआ है और कितने कंपाउंड आप यूज कर रहे हो। एक चीज है जो पॉजिटिव वालों में आप एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, वो एक अमोनियम भी होता है। हमने देखे थे यहाँ पे पॉजिटिव वालों को कितने को देखा था, लगभग 3, और ये टोटल काउंटिंग की थी हमने लगभग 19। एक और ऐड कर सकते हो आप अमोनियम, अमोनियम NH4, ये भी इकट्ठा होता है और अमोनियम की वैलेंसी होती है +1, +1 में ही आता है। और इसका भी एक एग्जाम्पल यदि हम देखें, एक बार एग्जाम्पल इसका यदि देखा जाए तो जैसे अमोनियम लास्ट रहेगा, अमोनियम के साथ यदि कुछ दे दिया आपको, जैसे सल्फेट दे दिया, नाइट्रेट दे दिया, हम वही देखेंगे, कार्बोनेट आपके पास दिया हुआ है, इसके अलावा सल्फाइट है, मान लो क्लोरेट है का कोई है, तो सल्फेट क्या था SO4 NO3 O SO और ELO3। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इनके सिंबल और नाम कैसे इनका बोला जाता है। सल्फेट है जैसे -2 वैलेंसी है, -1 है, इसकी -2 है, इसकी -2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, NH4 की वैलेंसी 1 है, सल्फेट के साथ यदि कंपाउंड बनाएंगे तो इसकी वैलेंसी है वो इसके पाँव में आएगी, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में करके और 2 लगाना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी 1 है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। NH4 का हम अगले देखेंगे, तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 1 है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बनता है। ऐसे कार्बोनेट का देखेंगे, NH4CO3 और इसके पाँव में आएगा 2, इसकी तो वैलेंसी 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि इनके पीछे इन्हीं को ही ब्रैकेट में बंद करते हैं, हमारे
अमोनियम के केस में इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। जैसे क्लोरेट के साथ क्या बनेगा, NH4LO, और सल्फाइड के साथ NH4SO। इस टाइप से आप कोई भी कंपाउंड है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे कंपाउंड जैसे मैंने बताया था, लगभग 20 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं के साथ 360, आप बोल सकते हो 300 प्लस आप बहुत सारे जो कंपाउंड है वो यहाँ से इजीली बना सकते हो। तो जस्ट आज के लिए हमने एक ओवरव्यू है, कुछ लेंथी जरूर गया है वीडियो, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला है वो पढ़े हैं। इनके बगैर आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके सेकंड वाले पार्ट में हमने वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। तब तक आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।